द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कंसीव्ड, डिबेटेड अपॉन एंड ड्राफ्टेड बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली। ये हमारा ये जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशंस है वो एक ड्राफ्टिंग, एक इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव चुने हुए प्रतिनिधि थे उन जिनकी एक कमेटी बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके द्वारा बनाया गया था। द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। ये जो इलेक्शंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए वो जुलाई 1946 में हुए थे। इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज कन्वेंट इन दिसंबर 1946। इसकी जो सबसे पहले जो मीटिंग हुई थी वो दिसंबर 1946 में हुई थी। द असेंबली हैड 299 मेंबर्स। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए विचार किया गया था, जिसने सारी लिखने का सब काम किया था, उसमें 299 मेंबर्स थे। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द असेंबली। कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके प्रेसिडेंट थे और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसके चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। दीज मेंबर्स ऑफ द असेंबली इंक्लूडेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, रीजन्स एंड कम्युनिटीज़ ऑफ इंडिया। कि ये जो असेंबली थी इसके जो मेंबर्स थे वो मतलब ऑलमोस्ट कहा जाए तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, सभी धर्मों के और सभी कम्युनिटीज़ के लोग थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक nearly 3 years to study, deliberate upon and debate each and every clause of the drafts constitution। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी इसको लगभग 3 साल लग गए कि ये स्टडी करने में कि ये जो हर एक जो इसका क्लॉज था, हर एक जो एक वर्ड था कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का, उसको समझने में, उसकी स्टडी करने में। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फाइनली अडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन नवंबर 26, 1946। कि फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो अडॉप्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन वो नवंबर 26, 1946 था। एंड इट वॉज देन इम्प्लीमेंटेड ऑन जनवरी 26, 1950। यहाँ पर ये 46 लिखा हुआ है, ये 46 नहीं होगी 49 है। और ये जब लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट मीन्स लागू होना, ये जनवरी 26, 1950 को हुआ था। दिस डेट वॉज चूजन फॉर अ स्पेशल रीज़न। ये जो जनवरी ये जो डेट थी जनवरी 26, 1950, इसको एक स्पेशल रीज़न की वजह से चूज़ किया गया था। इन द ईयर 1929 कांग्रेस हैड adopted the resolution defining its goal of attaining पूर्ण स्वराज and the date for observing Independence Day was decided upon to be January 1930। 1929 में कांग्रेस ने एक संकल्प लिया था, रेजोल्यूशन में संकल्प लिया था कि 1930 तक, जनवरी 26, 1930 तक वे पूर्ण स्वराज प्राप्त कर लेंगे। दिस कुड नॉट बी रियलाइज, ये नहीं हो सका। हाउएवर द हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डेट वॉज केप्ट इन माइंड, और इसी डेट के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज रिपब्लिक डे ईच ईयर। प्रेमेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की जो उद्देशिका है, कह सकते हो आप, उसकी प्रस्तावना कह सकते हो, उद्देशिका है, वो है, उसको हम प्रेमेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विथ अ ब्रीफ डिक्लेरेशन ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज़ एंड आइडियोलॉजी। कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्टार्टिंग है वो उसके जो मूल्य है, जो उसके विचार है, उनके बारे में एक ब्रीफ डिक्लेरेशन बताया हुआ है, वर्णन किया हुआ है, उसी से स्टार्ट हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड द प्रेमेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इसी को कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेमेबल कहा गया है। एंड इट कंटेन द फिलोसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ट। और ये जो प्रेमेबल है इसमें जो पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो बताया गया है कि किस बेस पे क्या क्या उसमें रखा गया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं द प्रेमेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉलोज हियर। क्या फॉलो करते हैं उसमें? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड to constitute India into a sovereign, socialist, secular
democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. कि इसको कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य मानते हुए हम ये संकल्प लेते हैं कि हम इसकी राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसके विचारों की उदारता, इसके जो अवसरों की जो समानता है और जो इसकी प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जो सम्मान है, उस सबको ध्यान में रखते हुए हम इसे अपने राष्ट्र के कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में अपनाते हैं। और डेट बताई गई थी इसमें नवंबर 1946 को। नाउ वी शिल अटेम्प्ट अ ब्रीफ इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट द प्रेम्बल्स इज। अब यहाँ पर हम कुछ आगे ब्रीफ में देखते हैं, डिटेल में देखते हैं कि इस प्रेम्बल में क्या कहा गया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? दिस इम्प्लाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिपेयर्ड एंड एक्सेप्टेड in its totality by the people and that it draws its authority from the people of India। इसमें ये बताया गया है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, जो एक्सेप्टेड किया गया था, वो टोटली इंडिया के लोगों द्वारा और इंडिया के लोगों के लिए ही बनाया गया था। इसमें कुछ वर्ड्स जोड़े गए थे जैसे कि सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है दिस मीन्स दैट इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट नेशन एंड नॉट सब्जेक्ट टू एनी एक्सटर्नल कंट्रोल इन एनी मैटर। कि इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उस पर किसी भी बाहर वाले का कोई भी कंट्रोल नहीं है। सोशलिस्ट का मतलब होता है इट इम्प्लाइज दैट द कंट्रीज सोसाइटी इज़ फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड एनी इनइक्वालिटी इन इनकम एंड सोशल स्टेटस विल नॉट बी अलाउड टू एग्जिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब ये हो गया कि हमारे ये जो कंट्री है, कंट्री का जो समाज है, हमारे देश का जो समाज है, वो किसी भी तरीके के शोषण से मुक्त है और इसमें चाहे आय के आधार पर हो या सामाजिक आधार पर हो, कोई भी इनइक्वालिटी अलाउड नहीं की जाएगी। फिर आता है आपका सेक्युलर। इट मीन्स दैट द स्टेट शैल ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली। इसका मतलब ये होता है, सेक्युलर का मतलब कि जो स्टेट है वो सभी धर्मों को बराबर समानता देगा। सोशलिस्ट का मतलब होता है सोसाइटी इज़ फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। और सोवनियर का मतलब होता है इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट नेशन। Secular means it means that the state shall treat all religions equally and that the state does not promote or encourage any religion of its own. All citizens have the freedom to follow, practice and preach their religion। सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है कि जो सभी को अपना धर्म मानने का अधिकार है, सभी धर्मों को समानता दी गई है और जो स्टेट है वो किसी भी धर्म को इनकरेज नहीं करेगा, आगे बढ़ाने के लिए कोई भी राज्य नहीं कह सकता है। सारे जो नागरिक होते हैं, सारे जो सिटीजन्स होते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म, उनको स्वतंत्रता है कि वो अपने अपने धर्म को फॉलो करें और उनकी शिक्षा लें। फिर आता है आपका डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो इंडिया के लोगों ने इलेक्शन के थ्रू चूज़ की है। तो डेमोक्रेटिक मीन्स इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर द गवर्नमेंट इज़ चूजन बाय द सिटीजन्स थ्रू इलेक्शंस। वहाँ पर जो गवर्नमेंट जो है वो चूज़न की गई है थ्रू द सिटीजन्स, कि इसके नागरिकों के द्वारा इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट बनाई गई है। फिर आता है आपका रिपब्लिक। इन इंडिया देयर इज़ नो हेरिडेटरी रूलर, कि हमारे जो इंडिया है इसमें कोई आनुवंशिक राजा नहीं है। द हेड ऑफ द स्टेट इज़ एन इलेक्टेड एंटाइटी। जो स्टेट का जो हेड होता है वो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। हु होल्ड्स द पोस्ट फॉर अ फिक्स टर्म, जो कि एक फिक्स टाइम के लिए उस पोस्ट पर रहता है। ही इज़ कॉल्ड द प्रेसिडेंट, और फिक्स टर्म पर रहने वाले उस हेड को हम कहते हैं प्रेसिडेंट। फिर आता है आपका जस्टिस में क्या होता है कि एवरी सिटीजन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। हर एक जो नागरिक है वो कानून के सामने समान है, सभी कानून सभी के लिए बराबर है।
द लॉ डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन एट्सेट्रा। कि ये जो कानून है वो चाहे कोई कास्ट हो, कोई जेंडर हो या कोई भी धर्म हो, उसके अकॉर्डिंग लोगों में डिस्क्रिमिनेट यानी कि भेदभाव नहीं करता है। फिर आता है आपका लिबर्टी एंड इक्वलिटी। पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड सिटीजन्स हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू प्रोग्रेस इकोनॉमिकली। कि इसका मतलब ये है कि लोगों को स्वतंत्रता है, उन्हें फ्रीडम है, वो अपने विचार बता सकते हैं और सभी नागरिकों को बराबर और समानता का अधिकार, समानता के अवसर दिए जाते हैं प्रोग्रेस करने के लिए। फिर आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है इट मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड अमॉन्ग इंडियंस। फ्रेटर्निटी का मतलब ये होता है कि सभी इंडियंस में आपस में सामंजस्य बना रहे। इट गिव्स यूनिटी एंड स्ट्रेंथ टू द नेशन। फ्रेटर्निटी जो होती है वो हमारी नेशन को एकता में बनाए रखती है, एकता और अखंडता इसकी बनाए रखती है। नाउ साइलेंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो मेन जो फीचर्स है उसकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका फेडरलिज्म। दिस अरेंजमेंट इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। ये जो अरेंजमेंट होता है इसमें कंट्री में एक लेवल से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट का होती है। वन ऑफ द सेंटर एंड अदर एट द स्टेट। एक तो सेंटर लेवल पे होती है और दूसरी जो होती है वो स्टेट लेवल पे होती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट टेक डिसीजन एंड मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट कंसर्निंग द एंटायर नेशन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरे नेशन के लिए यानी कि पूरी कंट्री के लिए लॉज बनाती है और पूरी कंट्री से रिलेटेड वो डिसीजंस लेती है। फॉर एग्जांपल फॉरेन रिलेशन, डिफेंस मैटर, करेंसी, कम्युनिकेशन, रेलवेज एट्सेट्रा, इन सभी मामलों पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसीजंस लेती है और लॉ बनाती है। द स्टेट गवर्नमेंट डील विद द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट्स। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट डील्स विद द नीड एंड प्रॉब्लम ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट। वो जिस स्टेट की होती है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उनके साथ डील करती है। फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, लॉ एंड ऑर्डर एट्सेट्रा कम अंडर स्टेट जुरिडिक्शन। ये सारे स्टेट जुरिडिक्शन के अंदर आते हैं। दिस मीन्स देयर एग्जिस्ट अ क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि एक क्लियर सेपरेशन हो गया है पावर का सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 लिस्ट होती है जिनमें सब्जेक्ट बताए हुए हैं कि कौन सा स्टेट करेगा और कौन सा स्टेट गवर्नमेंट और कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स में फर्स्ट है यूनियन लिस्ट ऑन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक लॉज, the state list on which the state government make laws, and the concurrent list on which both the union and state government share the power to make laws. द स्टेट्स इन द यूनियन ऑफ इंडिया डिराइव देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे इंडिया में जो स्टेट्स होता है उसको पावर कहाँ से मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड दैट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और इमरजेंसी द अफेयर ऑफ स्टेट्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल कीपिंग इन माइंड द नेशनल इंटरेस्ट। कि नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई इमरजेंसी हो गई, तो स्टेट के जो भी सारे मामले हैं वो सेंटर के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। सेकेंड फीचर है इसका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, दिस अरेंजमेंट हैज़ द पीपल इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट, सेंट्रल और यूनियन लेजिस्लेचर विच कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस। कि ये जो पार्लियामेंट होती है इसमें 2 हाउसेस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और इसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजते हैं
In the parliamentary form of governance, the president is only a constitutional head of executive. कि parliamentary form of governance जो होती है उसमें president जो होता है वो constitutional head होता है executive में, who act only with the aid and advice of the real political executive. जो क्या होता है सिर्फ एक एडवाइस करता है, रियल जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है और रियल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है आपका प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली आंसरेबल टू द पार्लियामेंट. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो पार्लियामेंट के प्रति आंसरेबल होती है, उसे पार्लियामेंट को आंसर्स करना पड़ता है. देन थर्ड है आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स. बताया है कि 3 ऑर्गन्स होते हैं इसमें, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और इन ऑर्गन्स में पावर का डिस्ट्रीब्यूशंस रहता है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड असाइंस ईच ऑर्गन स्पेसिफिक एंड डिस्टिंक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इंडियन गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन बताए हैं और बताया है कि हर एक ऑर्गन जो है वो अपना स्पेसिफिक जो वर्क है, रेस्पॉन्सिबिलिटी और जो पावर होते हैं उसके वो उठाता है. दीज ऑर्गन्स आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द people constitute the legislature. This organ of government is of paramount importance in the parliamentary system as it makes all union laws and control the executive. कि legislature में क्या होता है कि जो elected representative होते हैं वो होते हैं, और ये जो organ होता है गवर्नमेंट का वो एक अपनी इम्पोर्टेंस से महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस ही रखता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, क्योंकि ये जो यूनियन लॉज होते हैं और एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है. एग्जीक्यूटिव, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लॉज एंड एडमिनिस्ट्रिंग द कंट्री. एग्जीक्यूटिव जो है वो कंट्री में लॉ लागू करने में और कंट्री को एडमिनिस्टर करने में रेस्पॉन्सिबल होता है थ्रू इट्स मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट अंडर द गाइडेंस एंड लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. और ये सारे काम वो किससे करता है? अंडर द गाइडेंस एंड लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के. देन आता है आपका जुडिशरी. इट इज़ एन ऑटोनोमस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच एंश्योर दैट द लॉज एंड रूल्स ऑफ द कंट्री आर फॉलोड प्रॉपरली एंड दैट द राइट्स ऑफ द सिटीजन आर प्रोटेक्टेड. इट ऑल्सो डिसाइड ऑन एनी इशू अराइजिंग बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट. ये जो जुडिशरी होता है वो एक ऑटोनोमस मतलब अपने आप चलने वाला ऑर्गन होता है जो कि ये श्योर करता है कि जो भी कानून और रूल कंट्री के लिए बनाए गए हैं उनको प्रॉपरली सही तरीके से फॉलो किया जा रहा है. जो सिटीजन्स के जो राइट है, नागरिकों के जो अधिकार है वो उनकी रक्षा हो रही है, वो सुरक्षित हैं. और ये भी डिसाइड करता है कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई भी इश्यू आ जाता है तो वो भी देखता है. 4th नंबर का जो फीचर है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिस का मतलब होता है कि 18 ईयर से अबोव एज वाला जो होता है वो वोट कर सकता है. यही होता है आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. दिस एसेंशियली मीन्स 1 person 1 vote. इसका मतलब होता है 1 person 1 vote. ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ 18 years और अबव ऑफ एज हैव अ राइट टू वोट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, एजुकेशनल स्टेटस एट्सेट्रा. कि वह उसे सभी को 1 person 1 vote का अधिकार होता है. 18 ईयर से ऊपर होते ही उसे वोट देने का अधिकार है, ना कि कास्ट, रिलीजन, जेंडर या एजुकेशनल स्टेटस हो उसके अकॉर्डिंग उसको इर्रेस्पेक्टिव किया जाए, यानी उसे वोट नहीं देने जाए, ऐसा नहीं होता है. नेक्स्ट 5 नंबर आता है आपका फंडामेंटल राइट्स. अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन ऑफ fundamental rights which are provided to all Indian citizens irrespective of the caste, creed, gender etc. कि फंडामेंटल राइट्स जो इसका फीचर है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये हमारे सारे इंडियन सिटीजन्स को दिए गए हैं, ना कि कास्ट है या कोई उसका कैटेगरी क्या है, उसका जेंडर क्या है, ऐसा कुछ भी सभी को ध्यान में नहीं रखा गया. और सभी को क्या किया गया, सभी को चाहे वो ऊंचा हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का, किसी भी कास्ट का हो, कोई भी जेंडर हो, सभी को समान अधिकार फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं. 6 fundamental rights have been guaranteed to the citizens. However, these rights have certain legitimate restrictions which do not render them absolute.
कि 6 फंडामेंटल राइट्स सभी सिटीजन्स को दिए गए हैं और ये देखा गया है कि कोई भी इन फंडामेंटल राइट्स को आप तोड़ नहीं कर सकता और अगर कोई इन फंडामेंटल राइट्स को तोड़ता है, भंग करता है या किसी के अधिकारों का हनन होता है तो वो व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है। These restrictions aim to balance the right of the individual on one hand and the larger interest of the society and security of the country on the other। ये जो restrictions एम हैं कि राइट्स को बैलेंस करने के लिए कि वो कोई भी उन्हें भंग नहीं कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को, कि अगर ऐसा कुछ होता है तो सोसाइटी का जो सिक्योरिटी होती है कंट्री की वो और सोसाइटी है दोनों ही क्या होते हैं, लार्जर इंटरेस्ट इसमें क्या हो जाता है, बैलेंस करने के लिए दोनों में ये राइट्स बहुत ही ज़रूरी है। द फंडामेंटल राइट्स एनशेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर ब्रीफली डिस्कस बिलो। फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं वो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर है आपका राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इट मीन्स दैट ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। इस इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या है, लॉ के सामने सारे पर्सन बराबर हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, कि चाहे रिलीजन हो, कास्ट हो, कोई सा भी जेंडर हो, उसके बेस पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ऑल सिटीजन्स हैव एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, सारे सिटीजन सारे पब्लिक प्लेस पर आ जा सकते हैं। ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट, सभी को समान रोजगार के अवसर दिए जाएंगे सभी नागरिकों को। देन सेकेंड नंबर आपका आता है राइट टू फ्रीडम। ये जो राइट टू फ्रीडम है ये एक क्लस्टर है अलग अलग राइट्स का। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ, यानी कि ग्रुप है, इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ वेरियस राइट्स ऑफ फ्रीडम, जिसमें आपका फर्स्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको कुछ भी कहने की, कुछ भी एक्सप्रेस करने की, बताने की स्वतंत्रता है।